नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र और मार्गदर्शक राजेश शुक्ला एक बार फिर से डीके शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग भारतीय इतिहास के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय पर चर्चा कर रहे थे और वो था मौर्य वंश का इतिहास या मौर्य काल। प्राचीन भारत के इतिहास में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कालखंड के रूप में देखा जाता है। तो इंडियन हिस्ट्री के सेगमेंट में आपने मॉडर्न एज के बारे में अब तक जो भी लेक्चर अटेंड किया उसमें आपने ये पढ़ा कि किस तरीके से मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। तो पिछले लेक्चर में हम लोग मौर्य वंश की स्थापना के बारे में कहानी सुन रहे थे। मौर्य राजवंश में कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक हुए उनके बारे में पढ़ रहे थे और इसके बाद हमने देखा कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, एक वास्ट एम्पायर उसने फाउंडेड किया और उसी चंद्रगुप्त मौर्य के वंशजों ने इस साम्राज्य को बहुत लंबे समय तक कायम रखा। तो मौर्य वंश के इतिहास में एक ऐसी शख्सियत का नाम जुड़ता है जिसे प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे महान शासक के तौर पर याद किया जाता है और इसीलिए आपके इस अध्याय का नामकरण भी उसी शख्सियत के नाम पर है, यानी उसे अशोका द ग्रेट के नाम से जानते हैं, अशोक महान के नाम से जानते हैं, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो इसमें अनोखी बात यह है, इसमें यूनिक बात यह है कि जब तलवार के बल पर राज करने का युग था, जब यहां पर चारों तरफ अराजकता का माहौल होता था और केवल तलवार से ही शांति कायम की जाती थी, इस दौर में एक राजा ने जनता या प्रजा के कल्याण की बात सोची। इस दौर में राजा ने जन कल्याण से प्रेरित होकर कई यहां पर महत्वपूर्ण कार्य किए, चाहे वो जीव जंतुओं की रक्षा हो, चाहे चिकित्सा सुविधाएं हो, चाहे यहां पर धर्मार्थ कार्य हो, धर्म या नैतिक आदर्शों की स्थापना का प्रयास हो और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो। इन सब बातों को लेकर के अशोक का व्यक्तित्व एक अनोखे व्यक्तित्व के समान दिखाई देता। तो प्राचीन भारत के इतिहास में अशोक को महान या एक अनोखे सम्राट के तौर पर इसलिए नहीं याद किया जाता कि उसने अपने दादा के द्वारा बनाए साम्राज्य को कायम रखा या उसने एक विशाल साम्राज्य का विस्तार किया, एक विशाल साम्राज्य की रक्षा की, प्रशासन अच्छे से चलाया, बल्कि इसलिए उसे अनोखा कहा गया, इसलिए उसे महान कहा गया कि उसने शांति और नैतिकता के बल पर भी अपने साम्राज्य को बचाए रखा। उसने शांति का संदेश भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में पहुंचाया और इसके साथ साथ उसने दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशिया तक बौद्ध धर्म के संदेशों का प्रसार किया। तो अशोक के जीवन में जो महान घटना घटी, कलिंग का युद्ध, उससे उसके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया और उसी पर यह पूरी कहानी है, उसी पर यह पूरा अध्याय है। तो आज के लेक्चर 2 में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि अशोक को क्यों एक अनोखा सम्राट कहा गया, युद्ध का त्याग करना क्यों अपने आप में एक अनोखी बात थी उस युग के संदर्भ में। तो आज के लेक्चर नंबर 2 में हम लोग इसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप पिछली क्लास को एक बार फिर से गौर करें कि हमने इसमें क्या सीखा था, अब तक हमने क्या पढ़ा। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मौर्यन एम्पायर, अपने पूर्ववर्ती सभी साम्राज्यों में मौर्य साम्राज्य सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में अब तक आपने जिन राज्यों, जिन जनपदों, जिन महाजनपदों या साम्राज्यों की कहानी सुनी, वो चाहे मगध साम्राज्य हो, उसमें जब मौर्य वंश की सत्ता आती है तो ये अपने आप में एक बहुत विशाल साम्राज्य बनता है। क्योंकि अगर मैं यहां पर एक रेखा चित्र के माध्यम से आपको मौर्य साम्राज्य की विशालता बताना चाहूं, तो यह कह सकता हूं कि जो मौर्य साम्राज्य की सीमाएं थी वो
भारतीय उपमहाद्वीप के इन क्षेत्रों से लेकर इस तरह के क्षेत्रों में फैली हुई थी। यानी ये पूरा क्षेत्र आप कह सकते हैं लगभग मौर्य साम्राज्य के अधीन आता था। तो इसे हम मौर्य साम्राज्य के रूप में देख सकते हैं। जहां पर इसकी उत्तर पश्चिमी सीमा हिंदकुश पर्वत थी। इस तरफ अगर आप देखें उत्तर में तो कश्मीर से लेकर यानी हिमालय के क्षेत्रों से लेकर दक्षिण में मैसूर तक इसका राज्य फैला हुआ था। यानी लगभग कावेरी नदी तक इनका राज्य फैला हुआ था। तो हिमालय से लेकर कावेरी तक, कश्मीर से मैसूर तक, ये मैसूर जो आज का कर्नाटक राज्य है, और इधर हिंदकुश से लेकर यानी हम कह सकते हैं कि आज के अफगानिस्तान के क्षेत्रों से लेकर और इधर बंगाल तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। तो इतने बड़े राज्य को कायम किया मौर्य साम्राज्य, इसी को कहा गया। और इसमें भी आप देखें तो जो मौर्य शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद फिर उसका बेटा बिंदुसार, और फिर इसके बाद इसका बेटा अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, इनके समय में यह विशाल साम्राज्य कायम हुआ। अब इसमें अशोक को हम एक महान शासक के तौर पर याद करते हैं, इसे द ग्रेट अशोका के नाम से जाना जाता है। तो उसका कारण यह है कि इतने विशाल साम्राज्य को अशोक ने भी कायम रखा, और न केवल उसके विशालता को कायम रखा बल्कि बहुत शांतिपूर्वक शासन किया। खासकर कलिंग युद्ध के बाद अशोक के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। तो आज की कहानी अशोक पर ही फिर फोकस करेगी। यानी अब हम चर्चा करेंगे सम्राट अशोक के बारे में। एम्परर अशोका। देखिए, अगर हम शासन क्रम की बात करें तो 273 ईसा पूर्व से लेकर और 232 ईसा पूर्व तक इसका शासन क्रम रहा। लेकिन अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ यानी कोरोनेशन हुआ, वो आप देखेंगे 269 बीसी में होता है, 269 ईसा पूर्व में होता। तो 269 बीसी में इसका राज्याभिषेक हुआ। इसका मतलब 273 से लेकर 269, ये जो 4 वर्ष दिखाई दे रहे हैं, गैप दिखाई दे रहा है, 4 वर्ष ये दिखाता है कि इसमें उत्तराधिकार का संघर्ष चला, उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ।
वॉर ऑफ सक्सेसरशिप। तो सक्सेसरशिप को लेकर के वार हुआ और बौद्ध साहित्यों में इस तरह का जिक्र आता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके मगध की राज सत्ता प्राप्त की, पाटलिपुत्र की राज सत्ता प्राप्त की। तो यदि यह बात अतिशयोक्ति है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई, हाइपोथेटिकल वे में इसे सामने रखा गया है, तब भी हम ये कह सकते हैं कि अशोक ने सत्ता पाने के लिए हिंसा का सहारा लिया। शायद बौद्ध साहित्य इस बात पर प्रकाश डालना चाहता है, इस बात को लाइट में लाना चाहता है कि अशोक अपने प्रारंभिक जीवन में बहुत क्रूएल नेचर का था, बहुत हिंसक प्रवृत्ति का था। और इसका कारण बहुत स्वाभाविक है कि उस समय राज सत्ता पाने का एक ही माध्यम था, वो थी तलवार की शक्ति, पावर ऑफ स्वॉर्ड। तो इस कारण से जो शक्तिशाली है, जो एक सेनानायक है, जो एक सेना का संगठन बना सकता है, तो वही यहां पर राज करेगा। इसीलिए अशोक का अपने भाई सुसीम के साथ संघर्ष हुआ। तो ऐसा लगता है, जिस तरह के वर्णन मिलते हैं साहित्यों में, कि अशोक के जो बड़े भाई थे उनका नाम था सुसीम, और अशोक के बीच में सत्ता के लिए लंबी लड़ाई चली, जिसमें सुसीम का समर्थन करने वाले लोग मारे गए। शायद इसी संदर्भ में लिखा है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके मगध की राज सत्ता पाई। तो आपने अभी पिछले लेक्चर में ही क्या पढ़ा कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर था, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बिंदुसार गद्दी पर आया। तो बिंदुसार के शासनकाल में आप देखेंगे, क्योंकि आज मैं मौर्य प्रशासन पर भी आपको एक जानकारी दूंगा कि उस समय जो प्रांतों के प्रशासक होते थे, प्रोविंसेस के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, वो राजकुमार ही होते थे, राज परिवार के ही पुत्रों को वहां पर नियुक्त किया जाता था। तो बिंदुसार के समय जो मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण प्रांत था उज्जैन, प्रांतीय राजधानी थी मध्य भारत की, उज्जैन का राज्यपाल बनाया गया था अशोक को। राज्यपाल था अशोक। अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में अशोक गवर्नर के रूप में पोस्टेड था उज्जैन में, जो कि प्रांतीय राजधानी थी मौर्य साम्राज्य में, प्रोविंशियल कैपिटल थी। तो अशोका वाज अपॉइंटेड एज ए गवर्नर ऑफ प्रोविंशियल कैपिटल उज्जैन, और इसने उज्जैन में बेहतर तरीके से प्रशासन का संचालन किया। फिर इसके बाद बिंदुसार के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना है कि एक दूसरी प्रांतीय राजधानी थी तक्षशिला, जहां पर मौर्य अधिकारियों के अत्याचार के खिलाफ एक जन विद्रोह हुआ। जन विद्रोह, दरअसल जो मौर्य प्रशासन के अधिकारी होते थे उन्हें कहा जाता था अमात्य। तो अमात्यों के अत्याचार के विरोध में एक जन विद्रोह वहां पर हुआ, और इस विद्रोह का दमन करने के लिए अशोक को उज्जैन से तक्षशिला भेजा गया। तो इस जन विद्रोह का दमन करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? अशोक को। ये बौद्ध साहित्य में इस तरह के विवरण मिलते हैं जो दिखाते हैं कि अशोक अपने प्रारंभिक जीवन काल में बहुत अत्याचारी शासक था, यानी क्रूएल नेचर का था, हिंसक प्रवृत्ति का था, और हिंसा का सहारा लेकर के प्रशासन चलाना उस समय की राजनीतिक व्यवस्था थी, क्योंकि विद्रोहों का दमन तलवार के बल पर होता, राज्य की सीमाओं की सुरक्षा तलवार के दम पर होती थी। तो नैतिकता या आदर्श के बल पर राज्य चलाना उस समय संभव नहीं था। तो यह अशोक के प्रारंभिक जीवन की एक कहानी दिखती है, लेकिन फिर एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, और वो घटना यह है कि उसके राज्याभिषेक के बाद, जब अशोक ने मगध पर अपनी सत्ता सुरक्षित कर ली, तो उसके 8 वर्ष बाद आप देखेंगे उसने कलिंग राज्य पर चढ़ाई की। कलिंग जो आज का उड़ीसा राज्य है, उसका तटीय भाग कलिंग के नाम से जाना जाता था।
तो अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, इसका मतलब 261 बीसी में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और यहीं से अशोक के जीवन में एक महान घटना घटी। तो इस कहानी पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जो आपके किताब में मैटर दिया गया है, उसके आधार पर हम मौर्य प्रशासन के बारे में चर्चा से। तो अभी हम मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, मौर्य प्रशासन की किस तरह से साम्राज्य का प्रशासन चलाया जाता था। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इस टॉपिक से क्या प्रश्न बन सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, इस पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, तो अभी अभी हम लोगों ने इस बात को देखा कि उत्तर पश्चिम में हिंदकुश से लेकर पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में मैसूर तक मौर्य साम्राज्य इतना विशाल था। इसने अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। यह बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। तो यह साम्राज्य बहुत बड़ा था और इसीलिए यहां पर अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाए, यानी कि यहां पर यह कथन बन गया, यह स्टेटमेंट हो गया कि मौर्य साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का एक रूप नहीं था, अलग अलग ढंग से प्रशासन। और इसका कारण क्या बता रहा है, क्यों? क्योंकि साम्राज्य बहुत बड़ा था। तो यह कथन का कारण हो गया। इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, जिसे आप इस तरह से नोटबुक में लिख भी सकते हैं। कथन लिखेंगे, मौर्य साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था और इसका कारण क्या हो जाएगा, क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था। वास्ट एम्पायर होने के कारण ही यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। फिर पाटलिपुत्र, जो कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। पाटलिपुत्र का मतलब हो गया केंद्र, यह सेंटर था, यह मौर्य साम्राज्य का राजधानी नगर था। राजधानी, यही पूरे एम्पायर का कंट्रोल पावर था, कंट्रोल सेंटर था। तो पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था, यानी कि केंद्रीय शासन की बात कर रहा है। तो जो पाटलिपुत्र के आसपास की क्षेत्रों थे, आसपास की पेरिफेरी थी, उस पर राजा का स्वयं नियंत्रण होता था। सम्राट खुद ही प्रशासन को नियंत्रण में रखता था। केंद्रीकृत प्रशासन हो गया इन क्षेत्रों में। तो यह पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि केंद्रीय नियंत्रण आसपास के क्षेत्रों पर होता था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। तो इस क्षेत्र में नियुक्ति राजा करता था। राजा सीधे प्रशासन का संचालन देखता था। केंद्रीय नियंत्रण में आसपास के इलाके शासित होते थे। सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड एरिया था ये। जो राजा के आदेश का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। तो वैतनिक अधिकारी होते थे, यह भी एक प्रमाण हो गया। देखिए, मौर्य प्रशासन के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमें जानकारी कहां से मिलती है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से इसके बारे में काफी कुछ पता चलता है। इससे पता चलता है कि वैतनिक अधिकारी होते थे, सैलरीड ऑफिसर होते थे। वैतनिक अधिकारी होते थे, जिसमें मंत्रियों के लिए एक शब्द आया है अमात्य। अमात्य जैसे अधिकारी हुआ करते थे। तो इन अमात्यों को वेतन के रूप में अगर देखा जाए, तो इन्हें पढ़ के रूप में वेतन दिया, पढ़ कहा जाता था उस समय। स्वर्ण सिक्कों को, सोने और चांदी के सिक्कों को पढ़ कहा गया। प्राचीन सिक्कों को पढ़ या काशारपण कहा गया। तो इस तरीके से कुल मिलाकर आप देख सकते हैं, वैतनिक अधिकारी यानी सैलरीड ऑफिसर की व्यवस्था थी। अमात्य उनके मंत्रियों के समूह को कहते थे और अर्थशास्त्र से हमें इनके प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती। फिर संदेशवाहक हुआ करते थे। संदेशवाहकों का क्या काम था? मैसेंजर्स का। ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे।
तो संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। ये एक भूमिका आप देख रहे हैं इनकी। तो मैसेंजर्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर विजिट करके सूचनाएं इकट्ठा करते थे, यानी इंटेलिजेंस का भी काम देखिए होता था, क्योंकि जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप रखने के लिए रखे जाते थे। तो राजा के जासूस होने का मतलब राजा का अपना गुप्तचर विभाग था, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट था, संदेशवाहकों की यह भूमिका। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। तो सम्राट पूरे शासन का केंद्र था और राज परिवार यानी राज परिवार के सदस्यों को प्रांतपति के रूप में, राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता था और वरिष्ठ मंत्रियों को ही मैंने क्या कहा, अमात्य कहा जाता था। जैसे चाणक्य स्वयं प्रधानमंत्री के पद पर यानी प्रधान अमात्य के तौर पर चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन में भूमिका निभाता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय उसके साम्राज्य का प्रधान अमात्य या प्रधानमंत्री कौन था? खुद चाणक्य। तो इस तरह से प्रशासन चलता था। तो प्रशासन की जो ये पूरी व्याख्या है, इससे 5-6 तरीके से प्रश्न बच्चों परीक्षा में बन सकते हैं। जैसे गुप्तचर या जासूस की बात की गई है, संदेशवाहक की बात की गई है, वैतनिक अधिकारियों की बात की गई है, आसपास के इलाकों का केंद्रीय नियंत्रण कहा गया है, और इसके साथ साथ यहां पर आप देखें तो दूर इलाकों में यानी जो दूर के क्षेत्र थे वहां प्रशासन के अलग अलग ढंग होते थे। तो ये पूरा पैराग्राफ समझ में आ गया, इसी को यहां मैंने ट्रांसलेट कर दिया। तो इसमें मेन चीज आप ध्यान रखिएगा कि एम्पायर वाज सो लार्ज, इसीलिए डिफरेंट पार्ट्स वर रूल्ड डिफरेंटली। यानी ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको स्टेटमेंट वाले प्रश्न मिल सकते हैं। अब जो अराउंड पाटलिपुत्रा का एरिया था ये सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड था, डायरेक्ट कंट्रोल में रहता था किसके? एम्परर के। और यह डायरेक्ट कंट्रोल का मतलब क्या है कि टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की होती थी, केंद्रीय प्रशासन की। फिर इसके साथ साथ यहां मैसेंजर्स की बात की गई है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि यहां पर ऐसे ऑफिशियल्स की बात की गई है जो स्पाई का काम करते थे। फिर यहां यह भी कहा गया है कि सैलरीड ऑफिसर्स का कॉन्सेप्ट उस समय आ चुका था, सैलरी मिलती थी। तो यह सारा एडमिनिस्ट्रेशन हमें कौटिल्य के द्वारा लिखी गई बुक अर्थशास्त्र में बहुत स्पष्ट तौर पर पता चलता है। आगे बढ़ते, मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। तो देखिए मौर्य साम्राज्य का अगर आप प्रशासन समझने की कोशिश करें, एडमिनिस्ट्रेशन को समझने की कोशिश करें, तो आप क्या पाते हैं कि एक था केंद्रीय प्रशासन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, और अब यह बात कर रहा है प्रांतीय प्रशासन की, प्रांतीय प्रशासन की। तो एक केंद्रीय प्रशासन हो गया, एक प्रांतीय प्रशासन हो गया। तो मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। यानी अगर आप गौर करें तो यहां पर तक्षशिला की बात है, यहां पर उज्जैन की बात है, और इसे क्या बताया जा रहा है? प्रांतीय राजधानियां। ये प्रांतीय राजधानियां थी। अब आगे ये कह रहा है कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता। तो कुछ हद तक यानी पूरी तरह से नहीं कि केंद्र का ही नियंत्रण है, बल्कि यहां पर प्रांतों का प्रशासन चलाने के लिए अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल नियुक्त किया जाता था। तो प्रांतीय प्रशासन में राज्यपाल की भूमिका बहुत प्रमुख होती थी और राज्यपाल के तौर पर राजकुमारों की नियुक्ति होती थी। प्रायः जैसे मैंने अभी एक उदाहरण भी दिया कि अशोक अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में कहां का राज्यपाल था? उज्जैन का। इसे उज्जैन का राज्यपाल बनाया गया था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था,
और इसीलिए यहां पर आपने देखा कि अलग अलग क्षेत्रों के प्रशासन के अलग अलग ढंग थे। तो यहां पर केंद्रीय नियंत्रण उतना मजबूत नहीं होता था जितना पाटलिपुत्र के आसपास के इलाकों पर। प्रांतों के प्रशासन पर केंद्रीय नियंत्रण अप्रत्यक्ष तौर पर बना रहता था। कैसे? तो राजा खुद पाटलिपुत्र में बैठा है, सम्राट पाटलिपुत्र में बैठा है, तो उज्जैन और तक्षशिला जैसे दूर इलाके, क्योंकि कहां पाटलिपुत्र आज बिहार का पटना और कहां उज्जैन मध्य प्रदेश का क्षेत्र, तक्षशिला जो आज के पाकिस्तान के रीजन में पड़ता है, ये दूर के प्रांत थे और वहां पर राजकुमार जाकर के प्रशासन की व्यवस्था संभालते थे। तो प्रांतीय प्रशासन में प्रमुख भूमिका राज्यपाल की और केंद्रीय प्रशासन स्वयं सम्राट देखता था। तो यद्यपि सम्राट का नियंत्रण प्रांतों पर भी है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर अपने राज परिवार के सदस्यों के माध्यम से वहां नियंत्रण बनाना, इस तरह की व्यवस्थाएं मौर्य प्रशासन में देखने को मिलती है। तो राज्यपाल का पद हो गया, अमात्यों की भूमिका हो गई, सम्राट का नियंत्रण हो गया। इस तरह से प्रशासन में यहां कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके इस बुक में बताई गई जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो प्रांतों के प्रशासन में स्थानीय परंपराओं नियमों का महत्व ज्यादा था, वहां के लोकल ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता था। यही बात यहां पर ट्रांसलेट कर दी गई। लेकिन मेजर पॉइंट यहां, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या गौर करना है, जो ये लिखा है प्रोविंसेस की बात। और प्रोविंसेस में अगर आप देखें तो प्रोविंशियल कैपिटल दी गई है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे तक्षशिला प्रोविंशियल कैपिटल थी, जैसे उज्जैन प्रोविंशियल कैपिटल थी। फिर इसके साथ साथ यहां पर यह कहा गया कि रॉयल प्रिंसेस को यहां पर पोस्ट किया जाता था गवर्नर की तरह और इसके माध्यम से शासन किया जाता था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहां से आपको पता चलेंगे। ऑल्दो देयर वाज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र, यानी पाटलिपुत्र का भी नियंत्रण कुछ हद तक रहता था, लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल नहीं। आगे बढ़ते, फिर कह रहा कि प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। यह लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब जो यहां उज्जैन तक्षशिला जैसे केंद्र थे, जो प्रोविंशियल कैपिटल थी, प्रांतीय राजधानियां, तो पाटलिपुत्र एक केंद्रीय राजधानी, पूरे साम्राज्य की राजधानी, और फिर प्रांतों की अलग अलग राजधानी, इसके अलावा भी एरिया थे। तो इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है परीक्षा में आने के लिए। बच्चों बता दूं कि जो प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे, यानी एक केंद्र है पाटलिपुत्र, अब एक तरफ पाटलिपुत्र के तरफ, एक तरफ आप देख रहे हैं तक्षशिला है, मान लीजिए एक उदाहरण ले, एक तरफ आप देख रहे हैं उज्जैन है। तो ये जो बीच के भूभाग है, यानी ये वाला रास्ता, यहां से यहां तक जाने का जो मार्ग है, इस पर नियंत्रण बना करके वो सुरक्षित रखते थे अपने साम्राज्य को, कि कोई भी यहां से केंद्र तक कैसे आए जाए, या पाटलिपुत्र से उज्जैन, तो यहां जो मार्ग आ रहा है, इस मार्ग पर नियंत्रण सम्राट रखता था। या जो नदियां सबसे बड़ा संसाधन थी, क्योंकि नदी भी उससे परिवहन का एक साधन था, तो इन नदियों और मार्गों पर, मार्गों और नदियों पर यह लाइन बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ध्यान रखिएगा बच्चों, लिखा है इनके इलाकों में मौर्य शासक क्या करते थे, सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे, यानी नदी परिवहन भी होता था। फिर इसके साथ साथ यहां पर यह कह रहा है कि यहां से उन्हें जो भी संसाधन कर के रूप में, भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के प्रसिद्ध था। यह बहुत महत्वपूर्ण विवरण है, यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्थशास्त्र के विवरण से क्या पता चलता है। अर्थशास्त्र में इस बात का देखिए जिक्र हो रहा
कि उत्तर पश्चिम किन चीजों के लिए प्रसिद्ध था? कंबल के लिए। और जो दक्षिण भारत का इलाका था वो सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। आज भी आप जानते हैं कि जैसे मैंने मैसूर कहा, जो आज का कर्नाटक राज्य है, वहां कोलार की खान थी। कोलार की खान से सोना निकाला जाता था और इस तरह से उत्तर पश्चिम यानी कश्मीर से लेकर जो पाकिस्तान वाला इलाका है, यहां कंबल बनाए जाते हैं। जैसे आज भी आप देखते हैं पश्मीना शाल बहुत फेमस है उस रीजन में। तो ऊनी कपड़े, कंबल इसके लिए प्रसिद्ध था उत्तर पश्चिम, दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए। फिर कहा गया है कि जो संसाधन मिलते थे वो संभवतः नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। अब यहां नजराना आया, ट्रिब्यूट। तो नजराना क्या है, इस पर अभी हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन हो सकता है आपके पेपर में यही प्रश्न आ जाए, नजराना किसे कहा गया। तो नजराने के रूप में भी संसाधन मौर्य शासकों को प्राप्त होता था। तो अर्थशास्त्र के इस विवरण पर प्रश्न बन सकता है, नजराने पर प्रश्न बन सकता है, और ये जो लाइन मैंने कही इस पर भी प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़े, इसी को यहां ट्रांसलेट कर दिया गया, इसे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें जो मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टैक्स एंड ट्रिब्यूट, यानी नजराना और कर। तो ये ट्रिब्यूट क्या है, इस पर भी प्रश्न बन सकते हैं। और इसके साथ साथ जो नॉर्थ वेस्ट रीजन की मैंने बात की, किसके लिए फेमस था? ब्लैंकेट के लिए। और साउथ इंडिया किसके लिए फेमस था? तो गोल्ड और प्रीसियस स्टोन्स के लिए। ये चीजें आपको ध्यान रखनी। तो अर्थशास्त्र में इस तरह का विवरण आया है। आगे बढ़े, और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। तो जंगल वाले इलाके यानी आप ये कह सकते हैं यहां पर रहने वाले लोग आदिवासी या जो जनजातियां थी इनमें रहती थी। जनजातियां यानी यहां पर बात हो रही है ट्राइब्स की बात हो रही है। तो वहां रहने वाले लोग काफी हद तक क्या थे? स्वतंत्र थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ये काफी हद तक स्वतंत्र यानी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं थे शासन के। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाकर दे। तो जंगल के क्षेत्र में हाथी, लकड़ी, शहद, मोम ये सब उपलब्ध है। ये चीजें उपलब्ध कराते थे अधिकारियों को, यानी जो उनके पास प्राकृतिक संसाधन थे वही वो अधिकारियों को सौंपते थे। तो इस तरीके से प्रशासन का संचालन किया जाता था। तो ओवरऑल एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी, वैक्स ऐसी चीजें यहां पर जो इंडिपेंडेंट एरियाज में रहने वाले लोग थे वो प्रोवाइड करते थे, खासकर फॉरेस्टेड रीजन यानी ट्राइबल्स पीपल्स। तो अब जो मैंने टर्म यूज किया था नजराना, इसका मतलब क्या जरा देखिए। जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सीधे एग्जाम में आ जाए। कर और नजराने में फर्क देखिए, यानी टैक्स और ट्रिब्यूट में क्या अंतर है। तो टैक्स रेगुलर बेसिस पर कलेक्ट हो रहा है और नजराना वॉलेंट्री है, स्वैच्छिक है, यानी जिसको हम भेंट भी कहते हैं, उपहार। आप किसी को गिफ्ट देते हैं, भेंट देते हैं तो आपकी इच्छा होती है तब। उपहार कभी बाध्यकारी नहीं होता। जैसे कोई फेस्टिवल सीजन आया, दीपावली, रक्षाबंधन है, कुछ भी, तो आप किसी को जो देते हैं वो कर नहीं है, वो भेंट है, उपहार है। तो वही चीज यहां पर ये बता रहा है, कर जो सरकार लेती है वो नियमित रूप से देना पड़ता। टैक्स हमारे लिए बाध्यकारी होता है, लेकिन नजराना बाध्यकारी नहीं, अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता है। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में दिए जाते हैं। तो कर उस समय ज्यादातर अनाज के रूप में दिया जाता था, लेकिन ये विभिन्न पदार्थ हो सकते थे। जैसे अभी आपने देखा कि लोग मधु यानी शहद या फिर मोम या हाथी या लकड़ी या अपने इच्छा अनुसार जो उपलब्ध है वो लाकर दे रहे हैं। तो यहां पर ये स्वेच्छा से जब दिया जाता था तो इसी को कहते थे नजराना। तो ट्रिब्यूट क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि विलिंगली दिया जाता था। ठीक है, यहां कोई फोर्सफुली नहीं लिया जाता था। तो टैक्सेस में क्या होता है कि ये कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस, जबकि ट्रिब्यूट क्या होता है,
ये जब यहां पर विलिंगली दिया जाए। अब एक कहानी आई है कि राजधानी में सम्राट, तो यहां राजधानी का मतलब किससे है? पाटलिपुत्र से। अब उसमें सम्राट की स्थिति दिखाई जा रही है कि उस समय क्या वातावरण था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत था। ये वो सेलुकस निकेटर है जिसे लगभग 305-4 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था, इसे हराया था, पराजित किया था, डिफीटेड किया था, और फिर दोनों के बीच एक समझौता हुआ। सेलुकस निकेटर ने अपनी बेटी का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से किया। इसकी बेटी थी हेलेना, और हेलेना का विवाह हो गया चंद्रगुप्त मौर्य से। यह संधि हुई, और इसी दौरान सेलुकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज मौर्य दरबार में आया। तो मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया है, और इसी विवरण का वर्णन एक बुक में है जिसका नाम है इंडिका। तो यहां हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है, यानी शोभा यात्रा निकाली जाती थी। कब? जब सम्राट जनता के बीच जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। ये सारी लाइनें बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। ये लाइन परीक्षा के लिए बहुत अहम हो गई। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरा होता था। अब ये महिलाएं क्यों? जिससे राजा को सुरक्षित रखा जाए। उसके अंगरक्षक पुरुष होने पर एक हमले का खतरा बना रहता था। वे हमेशा इस बात से डरे रहते कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। यानी उस समय राज सत्ता पाने के लिए कई तरह के खतरे होते थे। जैसे अजातशत्रु ने अपने ही पिता बिंबिसार को मार करके मगध की सत्ता छीन ली, तो बिंबिसार की हत्या खुद उसके बेटे अजातशत्रु ने कर दी थी। यह उस समय की राज सत्ता की वास्तविक सच्चाई थी। तो इसलिए हथियारबंद महिलाएं जो है वो राजा की सुरक्षा में रखी जाती थी। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं, और वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते। यानी जहर देने का भी खतरा, विष देने का खतरा, इसलिए खान पान को चेक किया जाता था, सही है। और लगातार एक ही कमरे में सोते नहीं, जिससे कोई गुप्तचर या कोई यहां पर भेदिया वो रात में हमला करके राजा की हत्या ना कर दे। तो राजा की सुरक्षा का प्रबंध कितना चाक चौबंद तरीके से रखा जाता था। फिर पाटलिपुत्र के बारे में, जो आज वर्तमान में बिहार की राजधानी पटना है, यही पाटलिपुत्र है। इसके बारे में कहा यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। ये एक विशाल प्राचीर से घिरा है। प्राचीर मतलब आप समझ गए होंगे, यहां किलेबंदी की बात की जा रही है। किलेबंदी यानी राजधानी की किलेबंदी की गई थी, और किलेबंदी का उद्देश्य होता था राज्य की सुरक्षा, राजधानी की सुरक्षा। इसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी किलेबंदी कितनी बेहतरीन तरीके से की गई। 2 और 3 मंजिला वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है। तो लकड़ी से महल बनाया गया था, पत्थर की नक्काशी से इसे अलंकृत किया गया। ये चारों तरफ उद्यान और चिड़ियों के बने बसेरों से घिरा। तो जैसे आज आप देखते हैं कि बड़े बड़े संवैधानिक पदाधिकारी एक विशाल महल परिसर में रहते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति का आवास हो, चाहे प्रधानमंत्री का आवास हो, वैसे सम्राट या राजाओं का भव्य राज दरबार और महल होता था। तो ये जो राजमहल की चर्चा की गई है, ये भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से भी प्रश्न जरूर बन सकता है। तो राजा द्वारा खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे? तो इसका कारण बताया कि विष देने का खतरा। और पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस प्रकार भिन्न था?
तो पाटलिपुत्र में राजमहल लकड़ी से बनाया गया था, पत्थर से अलंकृत किया गया था, जबकि मोहनजोदाड़ो ईंटों से बना नगरों का एक संरचना था। तो इसी को यहां ट्रांसलेट कर दिया। अब अशोक के अनोखे होने की कहानी यहां से शुरू होती। इसी राजवंश में अशोक जब शासक बना तो उसका अनोखापन यहां पर दिखाया गया। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वे ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। यानी ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आ सकता है, प्राचीन भारत के इतिहास में पहला शासक कौन था जिसने राजकीय अभिलेख लिखवाने की परंपरा शुरू की। राजकीय अभिलेख का मतलब होता ऑफिशियल इंस्क्रिप्शंस। अभिलेखों के माध्यम से उसने जनता तक अपने संदेश पहुंचाए। अब ये अभिलेख क्या है ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। हम लोग इंस्क्रिप्शन के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं और कुछ एग्जाम्पल भी देख चुके हैं। अशोक के, अब ये जो लाइन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा में आ सकता है, इसीलिए मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं। अशोक के ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में और किस लिपि में है, तो इसमें दो चीजें जरूर ध्यान रखिएगा। एक यहां पर बताया गया प्राकृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में। तो अशोक के अभिलेखों का एक उदाहरण आपने देखा था कि उसके कुछ अभिलेख सरेकुना कंधार के रीजन से भी मिले हैं, अफगानिस्तान से मिले हैं, जिसमें द्विभाषीय अभिलेख मिले हैं, लेकिन ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में है और उनमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया। कुछ ऐसे अभिलेख जरूर मिले हैं इसमें खरोष्ठी लिपि है, जिसमें आप देखेंगे अरामाइक लिपि है, यूनानी लिपि का प्रयोग है, लेकिन मोस्टली ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा का प्रयोग मिलता है। फिर अशोक के कलिंग युद्ध का जिक्र मैंने पहले ही किया कि लगभग 261 बीसी में अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की, क्योंकि जब अशोक सत्ता पाने के लिए उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ रहा था उसी समय कलिंग का राज्य उसके नियंत्रण से स्वतंत्र हो गया, मगध के शासकों के नियंत्रण से बाहर चला गया। अब कलिंग की जो बात की जा रही, तटवर्ती उड़ीसा का ही ये प्राचीन नाम है। जो कोस्टल पार्ट है उड़ीसा का उसी का प्राचीन नाम है। आप मानचित्र में यहां पर देख सकते हैं कलिंगा। ये धौली और जौगढ़ जो दो स्थान दिखाए गए यहां से अभिलेख मिले और यहां से एक अभिलेख मिला है जिसको हम कहते हैं 13वां शिलालेख। 13वां शिलालेख यानी 13th रॉक एडिक्ट। 13th रॉक एडिक्ट, और इसी में अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। इसमें कलिंग युद्ध का विवरण है कि कलिंग युद्ध से कैसे अशोक को बहुत क्षोभ पहुंचा, बहुत दुख पहुंचा, यह हमें धौली जौगढ़ के अभिलेख से पता चलता है। तो धौली जौगढ़ दो स्थान है कलिंगा के रीजन में आते हैं जो आज का उड़ीसा राज्य है। यहां से अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं वो उसके कलिंग युद्ध का विवरण देते हैं। यह है 13वां शिलालेख। तो ये कहता अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। वितृष्णा मतलब होता है दुख पहुंचा उसे, उससे मोह भंग हो गया। मोह भंग होना, दुख पहुंचने के कारण युद्ध जैसी चीजों से उसका मोह भंग हुआ। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। तो यहीं पर अशोक एक घोषणा करता है कि वो एक नई नीति शुरू करेगा जिसे नाम दिया गया धम्म विजय। दरअसल ये जो धम्म शब्द है पाली भाषा या प्राकृत का रूपांतरण है। पाली या प्राकृत में इसका प्रयोग होता है किसके लिए? धर्म के लिए। तो वो धर्म विजेता बनने की बात करता है। धम्म विजय मतलब धर्म का सहारा लेकर वो लोगों पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करे। और यहां धर्म का मतलब नैतिक विजय से है, यानी नैतिक संदेशों के माध्यम से अपने राज्य की सुरक्षा करना। इसीलिए अशोक को एक अनोखे सम्राट के तौर पर याद किया जाता है। तो कलिंग का क्षेत्र आप देख सकते हैं, वर्तमान उड़ीसा का राज्य है। यह वर्तमान उड़ीसा का क्षेत्र है जो उड़ीसा का तटवर्ती भाग है, कोस्टल एरिया यही है कलिंग। तो यहां पर जब अशोक ने आक्रमण किया लाखों निर्दोष लोग इसमें मारे गए और यह अशोक के जीवन के लिए एक महान घटना साबित हुई।
तो कलिंग वार से ही अशोक के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। और यहां पर मैंने आपसे कहा इस वार के बारे में हमें जानकारी उसके 13th रॉक एडिक्ट से मिलती है। 13th रॉक एडिक्ट याद रखिएगा, 13वां शिलालेख। उसके कई अभिलेख मिले हैं जिसमें 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध का विवरण मिलता है और पता चलता है कि अशोक ने इसी युद्ध को जीतने के बाद युद्ध से मोह भंग हो गया, युद्ध की नीति त्याग दी और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख कौन सा अभिलेख बताया ही? 13वां शिलालेख। 13वां शिलालेख जो उसके धौली जौगड़ अभिलेख से मिला है। अपने एक अभिलेख में अशोक ने बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। तो राज्याभिषेक के कितने साल बाद उसने कलिंग पर आक्रमण किया था? 8 साल बाद। उसका राज्याभिषेक हुआ था 269 बीसी में। इसके अनुसार आप कह सकते हैं 261 बीसी में अशोक ने आक्रमण किया कलिंग पर। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख पहुंचा। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण भी शामिल है, इसमें श्रमण भी शामिल है। तो श्रमण का मतलब जो भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने वाले लोग थे, भिक्षु। तो सन्यासी और ब्राह्मण, इनकी भी उसमें हत्या होती है, ये भी मारे जाते हैं, जिसे एक जघन्य अपराध के तौर पर, एक सीवियर क्राइम के तौर पर देखा जाता है। नैतिक रूप से इसे गलत माना जाता था। भिक्षुओं की हत्या, जो सन्यासी हैं जिनका राजपाट से कोई लेना देना नहीं। तो इस घटना से अशोक के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होता है। जो लोग अपने सगे संबंधियों मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते, अपने प्रियजनों को खो देते। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा। अब मैंने धम्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। तो कलिंग विजय के बाद ही वो धम्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निर्णय लेता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब धम्म नीति की उसने घोषणा की, धम्म विजय की उसने घोषणा की। मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से अच्छा है। यानी यहां पर अशोक धम्म विजय की नीति की घोषणा करता। मैं ये अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण करा रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। तो अशोक की नैतिकता देखिए, अशोक का आदर्श देखिए कि जब तलवार के बल पर राज की बात हो रही थी, तब वो यहां पर नैतिक संदेशों से राजपाट करने की बात कर रहा, धम्म विजय की बात कर रहा, धर्म पर चलने की बात कर रहा। वो कहता है इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। यहीं से अशोक धम्म यात्राएं प्रारंभ करता है। यानी जो बौद्ध धर्म से जुड़े तीर्थ स्थान थे, वहां पर विजिट करना, लोगों से मिलना, नैतिक संदेशों को पहुंचाना। और इसके साथ साथ आप देखेंगे यहां पर वो धम्म प्रचारकों को भेजता है दुनिया के अलग अलग देशों में, जिन्हें कहा गया धर्म महामात्र, धम्म महामात्र कहा गया उन्हें। तो धम्म महामात्र या धम्म महामात्य कहते हैं इन्हें, इनको भेजता है दुनिया के दूसरे देशों में। दरअसल धम्म संस्कृत शब्द है, धर्म का प्राकृत रूप है। तो धर्म का ही प्राकृत रूप है धम्म। संस्कृत शब्द धर्म से ही ये बना है धम्म। तो ये जो लाइन लिखी धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है, ये भी परीक्षा के लिए बहुत अहम है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखिएगा। तो इस तरह से अशोक के कलिंग युद्ध का विवरण आज आपके सामने मैंने रखा। अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा अशोक का धम्म क्या था। तो आज के लेक्चर में जो कुछ भी पढ़ा है उस पर आधारित चलो प्रश्नों को हल किया जाए। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से नगर मौर्य साम्राज्य की प्रांतीय राजधानियों में शामिल थे? प्रोविंशियल कैपिटल थे, पाटलिपुत्र या उज्जैन या तक्षशिला। तो पाटलिपुत्र आपको बता चुका हूं, यह प्रांतीय राजधानी ना होकर क्या थी? केंद्रीय राजधानी। ये केंद्रीय राजधानी थी, तो ये तो आंसर नहीं होगा। और बाकी प्रांतीय राजधानी में अगर आप देखें, तक्षशिला उत्तर पश्चिम प्रांतों की राजधानी थी, उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी थी। और इसी तरीके से उज्जैन अगर देखा जाए
तो ये मध्य प्रांत की राजधानी थी, जो सेंट्रल प्रोविंस था। तो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस की कैपिटल तक्षशिला और सेंट्रल प्रोविंस की कैपिटल उज्जैन, यानी उज्जैन और तक्षशिला। तो ये आंसर हो जाएगा 2 और 3, और ऑप्शन में 2 और 3 डी ऑप्शन में दिया है, तो आंसर यहां पर बच्चों आपको डी लगाना। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के विवरण के अनुसार मौर्य काल में भारत का कौन सा क्षेत्र सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था? तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब हम सोने की बात करते हैं तो कोलार की खान बहुत महत्वपूर्ण है। कोलार की खान, कोलार माइन, और ये इनके राज्य क्षेत्र में मैसूर के अंतर्गत आता था, जो आज की तारीख में है कर्नाटक। तो आप समझ गए होंगे कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी दक्षिण भारत। तो बी ऑप्शन इसमें सही होगा। तो बच्चों आज आपने यहां पर सम्राट अशोक से जुड़े कुछ बातों को जाना, खासकर अशोक के जीवन की एक महान घटना कलिंग युद्ध के बारे में जाना, और एक संक्षिप्त परिचर्चा आपने मौर्य प्रशासन के बारे में देखी। आपने मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा, और इसी के साथ आज के लेक्चर को मैं समाप्त करता हूं। अगली क्लास में इसी पर यहां मैं अगला लेक्चर लूंगा, यानी अभी हम लोग यहां अध्याय 7 पर ही अगले लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 3 पर। तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले सेशन में होगी। तब तक के लिए आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।